नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आज हमारा देश उस स्थिति में खड़ा हुआ है जहां एक तरफ रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, आम आदमी की जेब पर भारी डाका पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ रुपए में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। अब इसी को लेकर पूरी रिपोर्ट देखिए। आम जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के बाद अब आपकी थाली की रोटी पर पड़ा भार। 33 रुपए किलो हुई आपकी रोज की रोटी। जनता की पुकार, अब बस भी करो सरकार। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात। एक और जहां रसोई गैस सिलेंडर और खाने के तेल समेत जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं अब आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। क्योंकि हर दिन महंगाई से जूझ रहे आम आदमी के लिए एक बार फिर से बुरी खबर है, और वो ये है कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के बाद अब एक और जरूरी खाने के सामान पर आम जनता की जेब भारी होने वाली है। क्योंकि अब आटा, ब्रेड, बिस्किट और आटे से बने प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ने वाले हैं। दरअसल महंगाई की मार गेहूं की कीमतों पर जबरदस्त नजर आ रही है। गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इस साल 2022 में अब तक गेहूं की कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं। वर्तमान में मार्केट में गेहूं एमएसपी से करीब 20% महंगा बिक रहा है, और ऐसे में गेहूं के महंगे होने से ब्रेड, बिस्किट, आटा, आटे से बने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि रिटेल मार्केट्स में गेहूं के आटे की औसत कीमत सोमवार को 32 रुपए 91 पैसे प्रति किलोग्राम रही, जो पिछले साल की समान अवधि तुलना में लगभग 13% ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों में ये बताया गया है कि 8 मई 2021 को गेहूं के आटे का एवरेज रिटेल प्राइस 29 रुपए 14 पैसे प्रति किलोग्राम था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि सोमवार को आटे की अधिकतम कीमत 59 रुपए प्रति किलो, न्यूनतम कीमत 22 रुपए प्रति किलो और मानक कीमत 28 रुपए प्रति किलो थी। 8 मई 2021 को अधिकतम कीमत 52 रुपए प्रति किलो, न्यूनतम कीमत 21 रुपए प्रति किलो और मानक कीमत 24 रुपए प्रति किलो थी। सोमवार को मुंबई में आटे की कीमत 49 रुपए किलो, चेन्नई में 34 रुपए किलो, कोलकाता में 29 रुपए किलो और दिल्ली में 27 रुपए किलो थी। दरअसल पिछले साल 2021-22 में भारतीय गेहूं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने सरकार से करीब 70 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। ओएमएसएस पर सरकार की ओर से अब तक कोई घोषणा नहीं होने के कारण कंपनियों को अपना सारा गेहूं ओपन बाजार से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, और कंपनियां ये लागत बोझ कंज्यूमर्स पर डाल सकती हैं। वहीं इसके पहले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर भी आम आदमी की जेब टाइट हुई है। 14 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए बढ़ने के बाद सिलेंडर की नई कीमत 999 रुपए 50 पैसे हो गई। बढ़ी हुई कीमतें देश में 7 मई से लागू कर दी गई हैं। यानी कि अब एक घरेलू सिलेंडर दिल्ली में 999 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। इससे पहले 22 मार्च को भी घरेलू सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ था। उस समय भी 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े थे। बता दें कि घरेलू गैस की कीमत में इससे पहले 22 मार्च 2022 को 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। तब दिल्ली में इसकी कीमत 949 रुपए 50 पैसे हो गई थी। मार्च 2022 से पहले घरेलू एलपीजी की कीमतें बीते साल 6 अक्टूबर 2021 को बढ़ी थी। बता दें कि 1 मई को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। इसकी कीमत 102 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर बढ़ा दी गई थी। कीमतें बढ़ाने के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2355 रुपए 50 पैसे हो गई थी। पहले इसकी कीमत 2253 रुपए थी।
ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। तो अभी महंगाई का भार कम होने वाला नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट से ही दावा कर रही है कि 18 महीने स्तर तक अभी फिलहाल महंगाई कम नहीं होने वाली है। रिपोर्ट देखें। देश में महंगाई पहले से ही निर्धारित अनुमान से ऊपर है और आम जनता इससे बेहाल है, लेकिन ये बोझ हाल फिलहाल कम होता नजर नहीं आ रहा। रिसर्च फर्म नोमुरा की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में मुद्रास्फीति अपने पूरे उच्चतम स्तर पर है और आने वाले समय में ये और बढ़ने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे उच्च महंगाई की मार झेल रही अर्थव्यवस्थाओं में 4 देशों के नाम सबसे ऊपर हैं। इनमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी हुई है। वही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस लिस्ट में शामिल देशों को महंगाई काबू में करने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में आधारभूत मुद्रास्फीति तय दायरे के ऊपर है। क्या कहता है विशेषज्ञों का अनुमान? पिछले कुछ महीनों से भारत में हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है और इसे नियंत्रित करने के लिए ही भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में आनन फानन में MPC की बैठक कर नीतिगत दरों में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है और इस बढ़ोतरी के बाद 20 मई 2020 से 4% पर ये स्थित रेपो दर बढ़कर 4.40% हो गई है। वही रिपोर्ट में विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में देश में महंगाई अभी और बढ़ सकती है। 7.5% पर पहुंच सकती है CPI। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति में आधारभूत मुद्रास्फीति का हिस्सा 88% है, जो कि एशिया में सबसे उच्च स्तरों में एक है। इसके अलावा एक पोल के परिणामों का जिक्र करते हुए दरअसल ये बताया गया है कि इस महीने में देश की खुदरा महंगाई 18 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। इसका बड़ा कारण ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई तेजी है। वहीं 5 से 9 मई के बीच कराए गए इस पोल के मुताबिक देश में खुदरा महंगाई यानी कि CPI इस पूरे महीने में 7.5% पर पहुंच सकती है, जो कि मार्च में 6.95% पर थी। आपको बता दें कि खुदरा महंगाई के आंकड़े 12 मई को अब जारी किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। और कुतुब मीनार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां आज कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया गया था और इसके बाद युवा हिंदू फ्रंट के कई कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, हाथों में इस तरह के भगवा झंडे लिए हुए और हिंदू चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। लेकिन उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें कई लोगों की अब तक गिरफ्तारी भी हुई। बैरिकेड्स लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश हुई। तो कुतुब मीनार पर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देने को लेकर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल को सुबह से ही हाउस अरेस्ट किया गया था। ज्ञानव्यापी और कुतुब मीनार को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। बीजेपी सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, हमारे मुल्क के जो असासे हैं वो बेचे जा रहे हैं। जो हमारा मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है इस वक्त गुर्बत में। तो ऐसे में लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनको मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है। उसमें मुसलमानों की मस्जिदें हैं, उसमें ताजमहल की बात हो रही है, दूसरी तीसरी बातें हो रही हैं। तो ये होना तो ये चाहिए था कि जो लोग इस मुल्क की दौलत लूट के बाहर चले गए, चाहे वो मालिया है, चाहे मोदी है, दूसरे कोई मोदी है, तो बजाय वो दौलत वहाँ से वापस ले आते। ये यहाँ जो हमारे मुगलों के वक्त में असासे बने हुए हैं,
मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है, उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे मैडम मुल्क को देखने के लिए। मैडम वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है दरअसल इंदिरा भी उसने कहा कि देखिए जो हमारी जो रियासत है, यहाँ सेकुलरिज्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सैकड़ों सालों से इकट्ठे रह रहे हैं। यहाँ मस्जिद के साथ गुरुद्वारा भी है, जियारत भी है, मंदिर भी है। ये हमारी हेरिटेज है, हमारी पहचान है। तो जो एलजी साहब हैं वो कोई महंत नहीं है, वो कोई पुजारी नहीं है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। वो जहाँ पहुँच जाए पूजा करना शुरू करते हैं। बल्कि उनको ध्यान देना चाहिए, यहाँ बिजली पानी सड़क तरक्की पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ हमारे हजारों की तादाद में हमारे नौजवान छोटे छोटे बिल्कुल जो कोई चार्जेस ही नहीं है, ऐसे उनको बंद करके रखा है जेलों में। और यहाँ हमारे हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, ऐसे जगह पे पूजा करते हैं जो इस वक्त किसी डिपार्टमेंट के अंदर है, जहां आप पूजा नहीं कर सकते हैं, जो एसआई के पास है जहां पूजा नहीं कर सकते। तो जब हमारे स्टेट का हेड ही कानून की धज्जियां उड़ाए तो बाकियों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंगापुर में कश्मीर फाइल्स पे बैन लगाई गई है मैम, अकल आ गई उनको। और महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और फिर हनुमान चालीसा पर बहस शुरू करने वाली एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। राज ठाकरे ने ट्विटर पर सीएम उद्धव ठाकरे को एक खुला खत लिखा, जिसमें राज ठाकरे ने कहा कि मुझे राज्य सरकार से यही कहना है कि आप हमारे धैर्य का अंत मत देखो। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने अपने इस ट्वीट में आगे लिखा कि सत्ता आती और चली जाती है, ताकत की तांबे की थाली कोई नहीं लाया, उद्धव ठाकरे आप भी नहीं। और इसके अलावा अपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी अपनी चिट्ठी भी पोस्ट की है। बता दें कि राज ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार के बीच मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को लेकर विवाद छिड़ा है। पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर बहस जारी है और इस मामले को लेकर राज ठाकरे समेत उनके कई समर्थकों के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में कोर्ट ने खान को जमानत दे दी है और ये फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी के सिंगल बेंच ने सुनाया। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद आजम खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। 3 दिन पहले एक नया मुकदमा दर्ज होने की वजह से आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे 3 स्कूलों की मान्यता कराने के मामले में आजम खान के खिलाफ 3 दिन पहले रामपुर में केस दर्ज किया गया था। और बता दें कि आजम खान के खिलाफ अब तक 88 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें से 86 मुकदमे में उन्हें अलग अलग अदालतों से पहले से ही जमानत मिल चुकी थी और आज के मामले को मिलाकर 87 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। और आज जैसा कि यूपी कैबिनेट बैठक हुई और इस दौरान 13 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। इसके साथ ही वरिष्ठ वकील अजय मिश्र को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई है। राघवेंद्र सिंह का स्थान लेंगे अजय मिश्रा। कैबिनेट बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक शामिल रहे। इनके साथ अन्य कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। ऊर्जा नियुक्ति, खेल, लोक निर्माण, परिवहन, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन, औद्योगिक विकास, संस्कृत राज्य कर, नागरिक उड्डयन, आबकारी विभाग की बैठक हुई और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव खिलाड़ियों से संबंधित लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे गुजस्टेट पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। कैबिनेट ने 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।
के साथ ही अन्य किन महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है? 5 हवाई अड्डों के मेंटेनेंस का एमओयू साइन, 7 करोड़ रुपए सालाना मेंटेनेंस खर्च। ये है योगी कैबिनेट के आज के महत्वपूर्ण फैसले। भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदला गया है और अब से नया नाम होगा भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट अजय मिश्रा प्रदेश महाधिवक्ता नियुक्त हो चुके हैं। तो वहीं 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र होगा। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग में ई स्टाम्पिंग नियमावली में संशोधन होना है। लखनऊ के मोहनलालगंज जीआईएस में 400 केवी उपकेंद्र पर सहमति। योगी कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को हरी झंडी। तो ये हैं बड़े महत्वपूर्ण फैसले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की लॉटरी। 24 राजपत्रित पदों पर अब खिलाड़ियों की नियुक्ति हो सकेगी। खिलाड़ियों की बीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ पदों पर नियुक्ति मिलेगी। सहायक खेल अधिकारी, नायब तहसीलदार खिलाड़ी बन सकेंगे। सितंबर 2020 के बाद से पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मौका। 5 हवाई अड्डों के मेंटेनेंस का एमओयू साइन। तो ये है महत्वपूर्ण फैसले। गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम दलों ने अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी चिंतन शिविर से पहले गुजरात के दौरे पर रहे। राहुल गांधी गुजरात दौरे के दौरान विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने दाहोद पहुंचे और उन्होंने यहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री आए, नोटबंदी की, आपके जेब में से पैसा निकाला, आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, बैंक के सामने आपको खड़ा कर दिया। पूरा देश बैंक के सामने खड़ा था। पूरे देश ने अपनी कमाई का पैसा बैंक में डाला। काले धन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। अरबपतियों को फायदा हुआ। वही लोग जो अमीरों के हिंदुस्तान में जीते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनको फायदा हुआ, मगर आम नागरिक को कुछ नहीं मिला। उसके बाद जीएसटी लागू की। एक बार फिर ऐसी जीएसटी बनाई कि जो कमजोर व्यक्ति है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, उसको नुकसान हो और अरबपतियों को फायदा मिले। तो जो भी इन्होंने किया है, चाहे वो गुजरात में, चाहे वो हिंदुस्तान में, इन्होंने दो हिंदुस्तान बनाने के लिए किया है। एक अमीरों का हिंदुस्तान जिसमें चुने हुए लोग कोई भी सपना देख सकते हैं,
और भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को आज सम्मानित किया गया। उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को पदक दिया गया। हाल ही में 30 अप्रैल को जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के स्थान पर उन्होंने 29वें आर्मी चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। जनरल मनोज पांडे पहले ऐसे आर्मी चीफ है जो सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी हैं और इससे पहले वो अति विशिष्ट सेवा मेडल जैसे सम्मान पा चुके हैं। इसके अलावा कैप्टन आशुतोष कुमार, नायब सूबेदार श्री जीत राम, हवलदार अनिल तोमर, पिंकू कुमार, काशीराय बमनल्ली और सिपाही जसवंत रेड्डी को उनके वीरता के कार्यों के लिए आज राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय असम के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार के 1 साल पूरे होने पर रैली को संबोधित किया। गुवाहाटी में संबोधन से पहले शाह ने आसाम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड भी दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आसाम पुलिस और राज्य की जनता को बधाई। शाह ने कहा कि आसाम की जनता और आसाम पुलिस को बहुत बधाई देता हूं कि आज राष्ट्रपति का चिन्ह आसाम पुलिस को मिला है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं यहां पर इस मैदान में लाखों की संख्या में आसाम के भाइयों बहनों को देख रहा हूं। बरसती बारिश के अंदर जिस उत्साह के साथ अब आए हैं, मुझे वो दिन याद आता है जब 2014 में अध्यक्ष बनने के बाद मैं यहां प्रवास पर आया था। उस वक्त आसाम में हमारे पास सिर्फ 5 सीटें थी। कितनी सीटें थी भाई? जोर से बोलिए, कितनी थी? उसके बाद चुनाव आया। 2016 में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। 5 सीटों से बढ़कर 30% वोटों के साथ 60 सीटों के साथ हमने सरकार बनाई और आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एजीपी का शासन आया। 2000 कांग्रेस के राज में 7 बार अब सभा को एक्सटेंड कर दिया गया और नरेंद्र मोदी जी के शासन में हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में आसाम सरकार और भारत सरकार ने अब सभा को 60% सीटों से बाहर किया और सीएपीएफ के साथ मिलकर एक अभेद दीवार घुसपैठ के खिलाफ बनाने का काम आसाम सरकार और भारत सरकार ने किया। मित्रों, मैं तो दोनों राज्यों को देख रहा हूं। बंगाल को भी घुसपैठ रोकने का प्रयास कर रहे हैं, आसाम में भी करें, मगर बंगाल में हमें कोई समर्थन नहीं मिलता, बहुत सफलता नहीं मिलती। आसाम सरकार घुसपैठ के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी है, भारत सरकार का समर्थन कर रही है और इसके कारण आसाम की सीमाओं से घुसपैठ को रोकने के लिए हमें बहुत बड़ा फायदा मिला। देश के माता चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।